स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। दोस्तों, आप सबकी बहुत डिमांड थी कि आतंक का पहाड़ शुरू किया जाए। दिक्कत यह है कि आतंक का पहाड़ शुरू करने से पहले उससे पिछली स्टोरी पता करनी जरूरी थी। तो उससे पिछली कहानी थी दौलत खतरे में, इसलिए पहले पेश है दौलत खतरे में, और इसके साथ फिर इसके बाद हम सुनेंगे आतंक का पहाड़। अच्छा, इसके साथ साथ ही केंकड़ा भी चलती जाएगी, वो भी चैनल पर उपलब्ध हो गई है। तो आप एक साथ दोनों का मजा ले सकते हैं। मेरी कोशिश होगी वर्दी का नशा की तरह इसे भी जितनी जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुंचा सकूं। बस आप लोगों का साथ, आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद अपने दोस्त विक्रम के साथ रहना चाहिए। बाकी बातें एपिसोड के एंड में। शुरू करते हैं दौलत खतरे में। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया, फिर जगमोहन के चेहरे पर नजर मारी, जो आंखें बंद किए कुर्सी की पुष्ट से सिर टिकाए बैठा था। पिछले 1 मिनट से उसने उनके बीच गहरी खामोशी छाई हुई थी। तभी जगमोहन ने नकारात्मक मुद्रा में सिर हिलाया और बंद आंखों से ही कहा, नहीं, ये काम नहीं हो सकता, एकदम असंभव। क्यों? देवराज चौहान के होंठों पर मुस्कान उभरी। जगमोहन ने आंखें खोली और देवराज चौहान को देखने लगा। इस क्यों का जवाब भी तुम्हारे पास है? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। जिस बैंक में तुम डकैती करने की सोच रहे हो, वहां पर सिक्योरिटी का क्या क्या इंतजाम है, ये तुम अपने मुंह से बता चुके हो। और उन इंतजामों को सुनकर कौन कहेगा कि वहां डकैती हो सकती है? खामखा अपनी जान ही गंवानी हो तो उसके लिए और भी कई रास्ते हैं, कोई आसान रास्ता चुन लो। देवराज चौहान के होंठों पर अजीब सी मुस्कान उभरी। जब मरना ही है तो इस रास्ते में क्या बुराई है? मुझे, जगमोहन ने झल्लाहट भरे स्वर में कहा, समझ में नहीं आता कि जो डकैती असंभव होती है, जिसमें जान जाने का पूरा अंदेशा होता है, तुम उसी को करने की जिद क्यों पकड़ लेते हो? ये तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। वहम नहीं, हकीकत है। जगमोहन अपने शब्दों पर जोर देकर बोला। अब नेशनल बैंक को ही लो। किस माँ का बेटा कहता है कि जिस बैंक में इतनी खतरनाक सिक्योरिटी हो, वहां पर डकैती की जा सकती है? उस बैंक में ऐसी कोई भी कोशिश करना जान को गंवाना है। अपनी जान के दुश्मन बनने की क्यों चेष्टा कर रहे हो तुम? देवराज चौहान ने कश लिया और स्थिर लहजे में कह उठा, जानते हो वहां से हमारे हाथ कितनी दौलत लग सकती है? 1.25 अरब रुपए के करीब, यानी कि 125 करोड़ रुपया। जरा हिसाब तो लगाना, 125 करोड़ कितने होते हैं? मुझे तुमसे ज्यादा अच्छी तरह नोटों का हिसाब लगाना आता है। शायद आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मोटी दौलत की बात आने पर मैं पीछे हट जाऊं। ये पहली बार है, क्योंकि मेरा दिल कहता है नेशनल बैंक में हम डकैती नहीं कर सकते। वहां पर सुरक्षा के जो जो इंतजाम तुमने बताए हैं, उन्हें जानने के पश्चात तो कोई पागल ही वहां डकैती करने की सोचेगा। रही बात 1.25 करोड़ की, तो ये सिर्फ ख्वाब है, क्योंकि इस दौलत पर पहुंचने से पहले हम मर चुके होंगे, जिंदा नहीं बचेंगे। जगमोहन का स्वर गंभीर था। इसलिए बेहतर होगा कि हाथ मारने की कोई और जगह देखो, जहां सफलता के चांसेस ज्यादा और जान जोखिम के चांस कम हो। दौलत मिले या ना मिले, लेकिन कम से कम जान तो सलामत रहे। मैं नेशनल बैंक में डकैती करने के हक में नहीं हूं, जरा भी नहीं। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान फैल चुकी थी। तुमने डरना कब से शुरू कर दिया? मैं डर नहीं रहा, बल्कि समझदारी से काम ले रहा हूं कि ऐसा कुछ ना हो कि हमें पछताना पड़े। तुम्हारे मन में जो शंका उठ रही है, वो बैंक के खतरनाक सुरक्षा प्रबंधों को जानकर उठ रही है। इस बारे में मैं तुम्हें गलत नहीं कहता। देवराज चौहान कश लेकर मुस्कुराया। लेकिन ये तो तुम भी जानते हो कि हर चीज की काट होती है। बेशक वो लोहा हो या सुरक्षा प्रबंध, उन्हें तोड़ा जा सकता है, काटा जा सकता है।
और तुमने मेरी योजना के बारे में तो जाना ही नहीं कि कैसे हम 1.25 करोड़ जैसी बड़ी रकम आसानी से लूट सकते हैं। अगर उन्हें सुरक्षा प्रबंध तगड़े करने आते हैं तो हमें भी रास्ता बनाना आता है। जगमोहन की निगाह देवराज चांद के चेहरे पर आ टिकी। योजना बना ली तुमने? तो 1 सप्ताह से और क्या करता फिर रहा हूं मैं? क्या योजना है? कैसे लूटोगे बैंक, उन 1.25 करोड़ को? जगमोहन सतर्क सा हो उठा। बाद में बताऊंगा। अभी क्यों नहीं? मुझे डकैती में कुछ साथियों की जरूरत है। उन्हें ढूंढ कर चुनना है जो इस डकैती में मेरे काम आ सकें। और साथ साथ मैंने जो योजना बनाई है उस पर गौर करना है, ताकि कहीं कोई कमी हो तो वो मुझे पहले ही पता चल जाए। योजना फाइनल होते ही मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर भी जगमोहन गंभीर था। मैं तुम्हें नेशनल बैंक में डकैती करने की सलाह नहीं दूंगा। तुम्हें जो कुछ भी कहना हो मेरी योजना सुनने के बाद कहना, तब मैं तुम्हारी बात पर जरूर गौर करूंगा। जगमोहन के चेहरे पर बेचैनी उभरी, लेकिन बोला कुछ नहीं। मैं चलता हूँ, रात को किसी वक्त आऊंगा। तुम और मैं क्या करूं? इस डकैती में मुझे तुम्हारी बहुत तगड़ी जरूरत पड़ेगी। इसके लिए खुद को तैयार रखो। क्या मतलब? देवराज चौहान के होठों से अजीब सी मुस्कान उभरी। बहुत जल्दी मतलब समझ में आ जाएगा तुम्हारी। मुझे कुछ कुछ कामों से निपट लेने दो। कहने के साथ ही देवराज चौहान पलटा और बाहर निकलता चला गया। जगमोहन के चेहरे पर बेचैनी और गंभीरता के मिले जुले भाव नाच रहे थे। अगला दृश्य। देवराज चौहान ने भीड़ भाड़ वाली सड़क के किनारे किसी तरह जगह तलाश करके कार पार्क की और बाहर निकलकर सिगरेट सुलगाई। दाएं बाएं देखा, सब ठीक था। देवराज चौहान आगे बढ़ गया। शाम के 5 बज रहे थे। फुटपाथ पर ठीक ठाक भीड़ थी। ऑफिस वगैरह से छुट्टी का समय था। इसी कारण फुटपाथ पर चलने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। 2-3 मिनट चलने के पश्चात देवराज चौहान के कदमों की गति कम हुई। सामने पुलिस स्टेशन था। पुलिस स्टेशन पर निगाहें टिकाते ही देवराज चौहान के होंठ सिकुड़ गए। फिर धीरे धीरे उसके कदमों ने गति पकड़ी और पुलिस स्टेशन पार करके उसके बगल वाली इमारत के सामने जा रुका। वो बैंक था, नेशनल बैंक, जहां देवराज चौहान डकैती डालने का पक्का इरादा कर चुका था। इस समय बैंक बंद हो चुका था। स्टाफ जा रहा था, परंतु बाहर से ही नजर आ रहा था कि बैंक के अहाते में 2 कारें खड़ी हैं। जाहिर है कि वो बड़े अफसरों की होंगी। बैंक की चार दीवारी के बाहर 2 गनमैन मौजूद थे और 2 अहाते के पास बैंक के मुख्य द्वार पर खड़े नजर आ रहे थे। देवराज चौहान ने लापरवाही से भरी निगाह आगे वाली इमारत पर डाली। ये 4 मंजिला बिजनेस कॉम्प्लेक्स था। ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें थी और उसके ऊपर ऑफिस। ऑफिस कॉम्प्लेक्स की बैक की साइड 4 मंजिला दीवार सपाट थी, न खिड़की न रोशनदान। देवराज चौहान पलटा और पुलिस स्टेशन के ठीक सामने सड़क पर चाय का बड़ा सा खोखा था, वहां पहुंच गया। वहां पर ज्यादातर पुलिस वाले ही बैठे चाय पी रहे थे, गपशप मार रहे थे। देवराज चौहान ने एक निगाह सब पर मारी, फिर पलटकर खोखे के सामने करीब ही जरा सा हटकर लापरवाही भरे अंदाज में फुटपाथ पर बैठा और नई सिगरेट सुलगाकर कश लेने लगा। उसकी निगाह पुलिस स्टेशन से निकलने वाले और प्रवेश करने वाले पुलिस वालों पर थी। 15 मिनट बाद जब उसने पुनः सिगरेट सुलगाई तो करीब ही कदमों की आहट महसूस हुई। देवराज चौहान ने तुरंत अपना चेहरा घुमाया तो अभी अभी करीब पहुंचकर खड़े हवलदार को दांत फाड़कर हंसते देखा। वो तब तक उसी मुद्रा में रहा जब तक कि देवराज चौहान उसे देखता रहा। वो था हवलदार सुंदर सिंह त्रिपाठी। ये बात तो दावे के साथ कहने के लायक थी कि अगर हवलदार सुंदर सिंह त्रिपाठी थाने का इंचार्ज होता तो पूरे इलाके से नोट बटोर कर अपने घर को, थाने को, सबको भर चुका होता। परंतु हवलदार होने के नाते उसकी इतनी चलती नहीं थी, और जितनी चलती थी उतना तो वो कमाल दिखा ही जाता था तो त्रिपाठी बदनाम ही, परंतु अपनी हरकतों का सबूत वो किसी के हाथ लगने नहीं देता था। ये उसमें खासियत थी। बहरहाल, जो भी हो, थाने में अपनी धाक वहीं जमाए ही रहता था। थाना इंचार्ज को कभी भी लेन देन के मामले में किसी की जरूरत पड़ती तो वो सुंदर सिंह त्रिपाठी का ही इस्तेमाल करता।
क्योंकि त्रिपाठी ऐसे कार्यों में एक्सपर्ट था। सब मामले ठीक से तय कर लेता था और पेट की बात पेट में ही रखता था। किसी को किसी काम की हवा भी नहीं लगने देता था। थाना इंचार्ज का मुंह लगा होने के कारण हवलदार सुंदर सिंह त्रिपाठी हर वक्त जिंदाबाद रहता था। वो तो सिर्फ मुर्गे की तलाश में रहता था जिनके नोटों को वो हलाल कर सके। उम्र 35 साल, बच्चा एक, शादी 3 साल पहले की और बीवी 25 साल की खूबसूरत। किसी केस के दौरान हत्या चढ़ गई थी वो खूबसूरत शय। लंबी नपती। सुंदर सिंह त्रिपाठी वहां भी मौके से न चूका। उसे बचाने की शर्त रखी कि वो उससे शादी करेगी। मुसीबत में फंसी युवती ने हाँ कर दी। त्रिपाठी ने अपनी तिकड़म इस्तेमाल करके उसे बचाया और शादी कर ली। हवलदार सुंदर सिंह त्रिपाठी ऐसा मौका परस्त इंसान था कि ऐसे लोग चिराग लेकर तलाश करने से भी यदाकदा ही मिलते थे। ऐसी नस्ल इस धरती पर बहुत कम थी। हवलदार सुंदर सिंह त्रिपाठी जैसी नस्ल काबिल तारीफ थी, क्योंकि इस जैसी आदतों के मालिक हम नहीं बन सकते, कोशिश करने पर भी नहीं बन सकते। वैसे भी देखने में त्रिपाठी इतना भोला भाला नजर आता था कि सामने वाला अक्सर धोखा खा जाता था कि ये शरीफ इंसान पुलिस में कहां से भर्ती हो गया। देवराज चौहान के गर्दन वापस घुमाने पर त्रिपाठी हंसा और आगे बढ़कर देवराज चौहान के बगल में फुटपाथ पर ही बैठ गया और जेब से विदेशी सिगरेट का पैकेट निकालकर सिगरेट सुलगाई। नमस्कार साहब जी, हवलदार सुंदर सिंह त्रिपाठी ने मुस्कुराकर कहा। देवराज चौहान ने पुनः उसे देखा, कहा कुछ नहीं। त्रिपाठी दांत दिखाकर हंसा। यह हमारी हर रोज होने वाली 5वीं मुलाकात है ना? हाँ, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। पहली मुलाकात में आपने मेरे बच्चों के लिए मिठाई वास्ते 1000 रुपए यूं ही दिए। हाँ, जबकि मेरा बच्चा इतना छोटा है कि 3 रुपए की मिठाई भी नहीं खा सकता। देवराज चौहान मुस्कुराया। दूसरे दिन आपने 2000 दिए कि बीवी के लिए अच्छी सी साड़ी खरीद लूं, और मैंने वास्तव में खरीद ली और उसे दे भी दी। कल वो उसी साड़ी के में मेरे साथ मंदिर गई थी। देवराज चौहान मुस्कुराकर सड़क पर से गुजरते ढेर सारे ट्रैफिक को देखने लगा। तीसरे दिन आपने 4000 रुपए दिए ताकि मैं शादी ब्याह में जाने के लिए अपने लिए अच्छा सा सूट सिलवा लूं। मुझे सूट की जरूरत थी भी, और वास्तव में मैंने कपड़ा लेकर सिलाई के लिए दे भी दिया। 2-4 दिन में मिल भी जाएगा। हवलदार त्रिपाठी ने मस्के भरे लहजे में कहा। कश लेकर देवराज चौहान ने सिगरेट सड़क पर उछाल दी। और कल चौथे दिन आपने 8000 रुपया ये कहकर मुझे दिया कि इसे अपने बैंक के खाते में डाल लूं, आड़े वक्त जरूरत पड़ जाती है। और मजे की बात तो ये रही कि मैंने वास्तव में उसे अपने बैंक के खाते में डाल दिया। कहकर सुंदर सिंह त्रिपाठी हौले से हंसा। देवराज चौहान ने किसी तरह का भाव जाहिर नहीं किया। मैं हर बार आपसे यही पूछता रहा कि मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए, परंतु आप हर बार कोई सेवा नहीं कहकर बात टाल जाते। आपकी मर्जी साहब, कोई ना कोई वजह तो होगी ही, वरना यूं ही कोई पुलिस वालों पर पैसे नहीं लुटाता। बहरहाल, आप जिस हिसाब से हर रोज मुझे नोट देते हैं, उस हिसाब से तो आज आपको 16,000 देने चाहिए। कहकर सुंदर सिंह त्रिपाठी हौले से हंसा। और 16,000 जैसी बड़ी रकम तो आप देने से रहे। जाहिर है कि आज तो आप अपने मतलब की बात पर आएंगे, जिसकी वजह से नोट देकर आप मुझे फंसाने के चक्कर में हैं। बोलो बोलो, क्या दिक्कत है? किस मुसीबत में फंसे हो? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको नोटों के बदले सुख शांति दे सकूं। हवलदार सुंदर सिंह त्रिपाठी कहते हैं मुझे, कोई लल्लू पंजू तो हूं नहीं, चलती है अपनी, बरोबर चलती है। थाने का पहुंचा हुआ नामी बंदा हूं, ये नहीं कि जानता हूं। देवराज चौहान खड़े होते हुए बोला। बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि तुम पहुंचे हुए हो इस थाने के, तभी तो हर रोज आकर तुम्हारी सेवा करता हूं। तुम्हारा हाजमा भी ठीक है, नोटों को पचाने की ताकत भी है तुम में। तुम जैसे पुलिस वालों के दुख दर्द मैं अक्सर दूर करता रहता हूं। त्रिपाठी हंसा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक इसी तरह मैं भी आप जैसों की सेवा करता ही रहता हूँ। शायद सरकार ने यह वर्दी ही इसलिए दी है कि मैं आप जैसों की जी हजूरी करता रहूं। हाँ, तो आप बता रहे थे कि आपको मुझसे क्या काम है? मैं नहीं बता रहा था, सिर्फ तुम पूछ रहे थे।
देवराज चांद के स्वर में व्यंग के भाव थे। मुझे तुमसे कोई काम नहीं है। तुम गलत सोच रहे हो कि मुझे तुमसे काम है। कहने के साथ ही देवराज चांद ने जेब से लिफाफा निकाला और सुंदर सिंह त्रिपाठी के हाथ में थमा दिया। हवलदार त्रिपाठी के चेहरे पर जहान भर की सकपकाहट उभरी। ये क्या है? देवराज चांद ने त्रिपाठी की आंखों में झांका और पलटकर आगे बढ़कर सड़क से गुजरते ट्रैफिक में से निकलकर सड़क पार करने की चेष्टा करने लगा। असमंजस में पड़ा त्रिपाठी 2 पल तो देवराज चौहान को देखता रहा, फिर सावधानी से आसपास देखा कि उसे कोई देख तो नहीं रहा। उसके बाद उसने लिफाफे के बीच में झांका। अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। लिफाफे के बीच नोट ही नोट नजर आ रहे थे। त्रिपाठी के ख्याल से यकीनन वो 16,000 ही थे। हक्के बक्के से त्रिपाठी ने सिर उठाकर देवराज चौहान की तरफ देखा। देवराज चौहान तब तक सड़क पार करके दूसरी तरफ भीड़ में खो चुका था। हवलदार सुंदर सिंह त्रिपाठी को लगा कि जैसे वो पागल हो जाएगा। वो देवराज चौहान उस पर इस तरह नोटों की बरसात क्यों कर रहा है? इसका जवाब उसकी समझ के बिल्कुल बाहर था। अब तक वो उसे 31,000 रुपया दे चुका था। हवलदार सुंदर सिंह त्रिपाठी ना तो ये किसी को बता सकता था और ना ही आते नोटों को लेने से मना कर सकता था। जो भी हो, इन सब बातों को लेकर त्रिपाठी के दिमाग में अब खलबली उठनी शुरू हो चुकी थी। अगला दृश्य। चल बे टके के। तड़ाक। मोटे ताजे दादा का जोरदार चांटा भीम सिंह के गाल पर पड़ा तो तेज चीख के साथ भीम सिंह का सूखा पतला शरीर घूमता हुआ सामने पड़ी टेबल से टकराया और नीचे ऐसे गिर पड़ा जैसे मर गया हो। सांस लेने जैसी हरकत भी उसके शरीर में होती दिखाई नहीं दे रही थी। टेबल के गिर्द पड़ी कुर्सियों पर 2 बदमाश टाइप के व्यक्ति बैठे थे। बोतल खोले पी रहे थे, परंतु भीम सिंह जब उनके टेबल से टकराया तो टेबल पर भरे रखे पैग और बोतल लुढ़क कर बिखर गई। दोनों बदमाशों ने क्रोध भरी निगाहों से उस मोटे ताजे दादे को देखा जो उस दारू खाने के फट्टेनुमा काउंटर के पीछे खड़ा पीने वालों को पैसे देकर शराब दे रहा था। नहीं, पीने वालों को पैसे लेकर शराब दे रहा था, मतलब शराब बेच रहा था। अपनी ओर देखते पाकर वो दादा जोर से दादाई अंदाज में हंसा। दोनों बदमाशों ने उससे उलझना ठीक नहीं समझा और नीचे पड़े भीम सिंह के सूखे पतले शरीर को सिर के बालों से पकड़कर उठाया और 10-5 घूंसे जमाने का विचार बना ही रहे थे कि छोड़ दो उसे। बेहद कठोर स्वर उन दोनों के कानों से टकराया। दोनों को ही नहीं बल्कि उस मोटे ताजे दादा तथा और भी कईयों की निगाह उस तरफ उठ गई। वो देवराज चौहान था जिसने कुछ पल पहले ही भीतर प्रवेश किया था। क्यों छोड़ दें? एक बदमाश गुर्राया। इसकी कोई गलती नहीं है। देवराज चौहान का स्वर कठोर था। इसने हमारी सारी शराब नीचे। इसने नहीं, उस दादा ने। उसने इसे घूंसा मारा, जबकि उसे मालूम था कि घूंसा पड़ते ही ये सबसे पहले करीबी टेबल से ही टकराएगा। जो बात करनी है उस दादा से करो। इसे छोड़ो। ना छोड़े तो? नहीं छोड़ोगे तो इसका जवाब भी मिल जाएगा, देवराज चौहान ने बेहद सख्त स्वर में कहा। दोनों बदमाश असमंजस भरी मुद्रा में खड़े रहे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि मामला बढ़ाएं या बात को यहीं खत्म कर दें। अपनी उलझन का कारण देवराज चौहान था। उनकी उलझन का कारण देवराज चौहान था, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। क्या पता ये फोका फाका उन्हें धमकी दे रहा था या कुछ दम भी रखता था। कई पल उनके बीच चुप्पी के गुजर गए। इसके सिर के बाल छोड़ो, देवराज चौहान गुर्राया। दोनों बदमाशों ने असमंजस में एक दूसरे को देखा। वो दोनों शायद इस बात का फैसला करने की चेष्टा में थे कि क्या करें, बात खत्म या। तभी मोटे ताजे दादा का भारी स्वर उनके कानों में पड़ा। मेरे अड्डे पर कोई लफड़ा, कोई टूट फूट नहीं होनी चाहिए। मामला खत्म करो, छोड़ दो इसे। बदमाश ने भीम सिंह के सिर के बाल छोड़ दिए। भीम सिंह गहरी गहरी सांसें लेने लगा। इतने में ही वो बोल गया था। दोबारा मेरे अड्डे पर तब घुसना जब उधार चुकाने के लिए माल जेब में हो और आगे के लिए पीने वास्ते नकद नोट हाथ में हो। फूट लो यहां से। दादा का तीखा स्वर उनके कानों में पड़ा। देवराज चौहान ने उसे देखा, फिर भीम सिंह को कहा, तुम ठीक हो? हाँ। भीम सिंह अब पहले से काफी बेहतर नजर आ रहा था। मारधाड़ के मामले से वो परे ही रहता था, परंतु कभी कभी आज ही की तरह ठुक भी जाता था, जो कि उस पर अक्सर भारी पड़ता था।
क्योंकि ना तो वो मारने का आदी था और ना ही मार खाने का। उसे साथ लिए देवराज चौहान दादा के पास फट्टेनुमा काउंटर के पास पहुंचा। दादा ने उसे घूरा। कितना हिसाब बनता है इसका? हिसाब? कितना उधार देना है इसने तुम्हारा? 1700-1800 रुपए। क्यों? देवराज चौहान ने जेब से 50 के नोटों की गड्डी निकाली और दादा की तरफ उछाल दी। दादा ने फौरन गड्डी को हवा में ही लपक लिया। जितना उधार बनता है वो काट लो और बकाया इसके खाते में जमा कर लो। ये यहाँ आकर पीता रहेगा और बकाया से पेमेंट कटती रहेगी। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। वो दादा हंसा। तुम तो कमाल के आदमी हो। ये तुम्हारा होने वाला साला है क्या? क्यों? ये सब तो होने वाले साले के साथ ही किया जाता है। वो पुनः हंसा। और तुम जुबान कम इस्तेमाल करो। दादा ने फौरन मुंह फेर लिया और देवराज चौहान को घूरने लगा। तुम बहुत ज्यादा रोब झाड़ रहे हो, वो भी मेरे ठिकाने। जितना मुंह बंद रखोगे तुम्हारे लिए उतना ही ठीक रहेगा। देवराज चौहान ने दरिंदगी भरे अंदाज में दादा की आंखों में झांका। हम बैठ रहे हैं, तुम इसकी पसंद की बोतल और टेबल गिलास टेबल पर पहुंचा दो। दादा के होंठ भिज गए, आंखें सिकुड़ गई, परंतु बोला कुछ नहीं। देवराज चौहान की आंखों में झांकते ही उसे इस बात का एहसास हो गया था कि यह खतरनाक इंसान है। इससे उलझना ठीक नहीं। देवराज चौहान भीम सिंह के साथ पलटा और एक तरफ हटकर मौजूद टेबल पर दोनों जा बैठे। उसी पल छोकरा शराब की बोतल, 2 गिलास और कटोरी में नमकीन रख गया। भीम सिंह जल्दी से बोतल खोलता हुआ बोला, तुम बहुत बढ़िया इंसान हो, वरना आज तो पीना भी नसीब नहीं होना था। साले ने ऐसा थप्पड़ मारा कि अभी तक सिर घूम रहा है। कहते हुए जब वो दूसरे गिलास में डालने लगा तो देवराज चौहान ने टोका, एक में ही डालो। भीम सिंह ने फौरन बोतल रोककर देवराज चौहान को देखा। क्यों, तुम नहीं पीते? पीता हूं, लेकिन इस वक्त मूड नहीं है। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। छोटा सा? नहीं, जरा सा भी नहीं। भीम सिंह ने कंधे उचकाकर बोतल बंद की और अपना पैक तैयार करके 3-4 तगड़े घूंट भरे। फिर उसने एक ऐसी लंबी सांस ली जैसे ऑक्सीजन मिली हो उसे। तब उसने भरपूर भरपूर निगाहों से देवराज चौहान को देखा। कौन हो तुम? तुम्हारा नाम, काम, धाम? मेरे बारे में तुम्हें जानने की जरूरत भी क्या है भीम सिंह? कमाल है, तुम मेरा नाम भी जानते हो। भीम सिंह ने आंखें सिकोड़ी। मैं 4 दिन से तुम्हारे पीछे हूं और तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूं। देवराज चौहान ने उसके चेहरे पर निगाह मारी। कल तुम्हें होटल वाले ने लात मारकर अपने होटल से बाहर निकाल दिया था और खाना देने से भी मना कर दिया था। मैंने तब भी तुम्हारी धुनाई होती अपनी आंखों से देखी थी। भीम सिंह ने गहरी सांस ली और एक ही सांस में गिलास में बची विस्की गले में सरकाई। तो कल तुमने क्यों नहीं बचाया मुझे? मन नहीं किया बचाने का। देवराज चौहान के होंठों पर मुस्कान उभरी। और आज मन कर गया? हाँ। जानते हो वो दादा कितना खतरनाक है? तुम मुझसे टेढ़ा बोल रहे थे, वो एक ही हाथ मारकर तुम्हें बोतल में बंद कर सकता है। भगवान का शुक्र मनाओ बच गए। भीम सिंह दूसरा पैक तैयार करने लगा। पूरी बोतल तुमने मेरे लिए मंगवा ली? इतनी मैं पी भी नहीं सकता। मेरी घंटी बजाओगे क्या? बाकी की बगल में दबाकर घर ले जाना, कल काम आ जाएगी। और ये तो मैंने अभी अभी सोचा है। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। जनाब, अब पीने पिलाने की बात छोड़ो और काम की बात पर आ जाओ। भीम सिंह ने नए तैयार किए पैग से तगड़ा घूंट भरा। तुम 4 दिन से मुझ पर नजर रखे हुए हो, तुमने ही कहा है। और अब 5,000 इस शराब खाने के मालिक को देकर मेरा उधार भी चुकता किया और मेरे नाम पर बकाया रकम भी छोड़ दी। मुझे ठुकाई से भी बचाया, जबकि तुम उस दादा को नहीं जानते। अगर बात बढ़ती तो तुम संभाल सलामत न रहते। 8-10 अपने जैसे दादा बदमाश उसने पाल रखे हैं। वो किसी के भी हाथ पांव तोड़वाकर बाहर फेंक देता है। देवराज चौहान के होंठों पर मुस्कान उभरी। बोलो, मुझसे क्या चाहते हो? भीम सिंह ने पुनः घूंट भरा। अपना कोई काम निकलवाना चाहता हूँ। वो तो मैं समझ चुका हूँ। गाड़ी फंसी कहाँ है? आजकल तुम कर क्या रहे हो? देवराज चौहान ने कश लेकर पूछा। कुछ भी नहीं, तभी तो नोटों के लिए बुरा हाल हो रहा है। भीम सिंह ने दूसरा गिलास भी खाली किया। खाली क्यों हो?
दाएं हाथ के अंगूठे में हल्का सा फ्रैक्चर हो गया था। मेरे बारे में जानते तो हो, ये भी जानते होगे कि मैं तो सिर्फ हाथों का ही कमाल दिखाता हूँ, नहीं तो मैं दो कौड़ी का भी बंदा नहीं हूँ। भीम सिंह हौले से हंसा। अब ठीक है, ये कड़की 2-4 दिन में खत्म हो जाएगी। कोई बढ़िया जगह ढूंढ रहा हूँ, जल्दी मिल जाएगी। तुम क्या चाहते हो? देवराज चौहान ने कस लेकर सिगरेट नीचे फेंकी और जूते से मसल कर बोला, एक जगह डकैती डालनी है। भीम सिंह जोरों से चौंका। आंखें फाड़कर वो देवराज चौहान को देखने लगा। क्या हुआ? देवराज चौहान मुस्कुराया। मेरे भाई, भीम सिंह जल्दी से तीसरा पैक तैयार करने लगा। डकैती डालो या जो मर्जी करो, इसमें मेरी इजाजत की जरूरत कहां से पड़ गई? करो करो, जो मर्जी करो, मेरी जेब से क्या जाता है? बात को समझ कर भी ना समझ मत बनो। देवराज चौहान का स्वर कुछ सख्त हुआ। अगर तुम डकैती में शामिल होना चाहते हो, मोटा माल मारना चाहते हो तो ठीक, नहीं तो दूसरे बहुत पड़े हैं। भीम सिंह ने बेचैनी से पहलू बदला। मुझे करना क्या होगा? जहां भी कोई ताला, अन्य प्रकार का लॉक या फिर जो भी हमारे लिए अड़चन बनेगा, उसे खोलना तुम्हारा काम है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि बड़े बड़े लॉक, ताला, तिजोरी, स्ट्रांग रूम या फिर ऐसा ही कुछ भी खोलना तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है। इस पर भी हमेशा बुरे हाल में रहते हो तो उसकी एक ही वजह है कि आज तक तुम्हें रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं मिला। महज छोटी छोटी अलमारियां खोलकर ही अपना वक्त बर्बाद करते रहे हो, और 2-4 बार कोई बड़ा काम किया भी तो हाथ कुछ नहीं लगा। भीम सिंह ने हौले से सिर हिलाकर गिलास में से घूंट भरा। डकैती करनी कहाँ है? बैंक में। बैंक डकैती? हाँ। फंसने के कितने चांस है? पूरा पूरा। और बचने का कितना चांस है? वो भी पूरा पूरा। तुम तो गोलमोल जवाब दे रहे हो, साफ कुछ नहीं बता रहे। तुम्हारे सवाल ही गलत हैं। बैंक डकैती की जा रही है तो खतरा तो होगा ही। फिर भी की जा रही है तो जाहिर है सफल होने के चांस भी होंगे। तुम कोई बच्चे तो हो नहीं कि शुरू से सब कुछ तुम्हें समझाया जाए। कौन से बैंक में डकैती डालनी है, ये वक्त से पहले नहीं बताया जा सकता। मुझे सिर्फ तुम्हारी हाँ या ना चाहिए। कब डालनी है डकैती? 20-25 दिन तक। अभी क्यों नहीं? हर वजह तुम्हें बतानी जरूरी तो नहीं। तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रखो। भीम सिंह ने सोच भरी मुद्रा में एक एक करके विस्की के 2 घूंट भरे। हाथ क्या लगेगा? जो भी लगे। तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम बोलो, इस काम के तुम क्या लोगे? भीम सिंह ने देवराज चौहान को घूरा। हाथ क्या लगेगा वो तो इसी बात पर निर्भर। मेरे साथ काम करने के एवज में तुम 1 करोड़ से शुरू होकर कहीं पर भी रुक सकते हो। भीम सिंह का नशा फौरन हवा हो गया। 1 करोड़ से शुरू होकर? हाँ। भीम सिंह ने एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। बेचैनी और व्याकुलता से एक साथ 5-6 बार पहलू बदला। चेहरे पर अजीब अजीब से भाव भर रहे थे, मिनट और मिट रहे थे। क्या हुआ? भीम सिंह की हालत देखकर देवराज चौहान ने पूछा। मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही। तुम कौन सी बात समझ में नहीं आ रही? बोलो, मैं फिर समझा देता हूँ। भीम सिंह फिर कई पलों तक देवराज चौहान को देखता रहा। फिर धीमे से कह उठा, समझ तो सब कुछ आ रहा है लेकिन। देवराज चौहान देवराज चौहान भीम सिंह को देखता रहा। तुम्हारा नाम क्या है? अभी मैं बताना नहीं चाहता। कब बताओगे? बाद में, सारे मामले तय हो जाने के बाद। अभी बताने में हर्ज है? हर्ज है तभी तो नहीं बता रहा। तुम सिर्फ काम की बात करो। सुनो। भीम सिंह ने पहलू बदलकर घूंट भरा। मोटी रकमों के मामले मेरी बीवी तय करती है। वो कहती है कि मुझमें सौदा पटाने की अकल नहीं है। समझे मेरी बात? समझा। देवराज चांद मुस्कुराया। कल तुम घर पर ही रहना, मैं तुम्हारी बीवी से बात करने आऊंगा। मेरा घर जानते हो? सब कुछ जानता हूँ। ये भी जानता था कि मोटे सौदे तुम्हारी बीवी ही तय करती है। क्योंकि तुम्हारे हाथ में ताले, लॉक और स्ट्रांग रूम यानी कि हर बंद लॉक खोलने का जादू है, इसलिए तुम्हारी बीवी से बात करने में मुझे कोई एतराज नहीं।
कल आऊंगा, ये रख लो। कहते हुए देवराज चांद ने अपनी कमीज में हाथ डालकर 100-100 के नोटों की 10,000 की गड्डी निकाली और भीम सिंह की तरफ बढ़ा दी। ये क्या? गड्डी हाथ में लेकर भीम सिंह ने हैरानी से देवराज चांद को देखा। तुम्हारा हाथ तंग है, घर में जरूरत होगी इसलिए दे रहा हूं। लेने में एतराज हो तो वापस दे सकते हो। नहीं नहीं, ऐतराज क्यों होगा? भीम सिंह ने गड्डी गड्डी को मुट्ठी में भींच लिया। परंतु एक दिक्कत खड़ी हो सकती है। बोलो। अगर हमें सौदा नहीं पटा तो तुम ये पैसे वापस मांगोगे? और नोट एक ऐसी चीज है कि वापस देना मुश्किल हो जाता है। तुम तो जानते ही हो कि। चिंता मत करो। देवराज चांद मुस्कुराया। 5 पहले वाला और 10 ये। वापस नहीं लूंगा मैं। नहीं लूंगे? कितनी बार पूछोगे? मैं तो अपने आप को तसल्ली देने के लिए पूछ रहा था। भीम सिंह जल्दी से बोला। तो ये नोट किस खाते में? दान खाते में। देवराज चांद उठ खड़ा हुआ। तुम मुझे पहले मिले होते तो मेरी नैया किनारे लग गई होती। जा रहे हो? हाँ। कल आओगे? हाँ। मैं घर पर ही रहूंगा, इंतजार करूंगा तुम्हारा। देवराज चांद पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर तसल्ली भरे भाव थे। उसे इस बात का पूरा विश्वास था कि भीम सिंह से मामला पड़ जाएगा। उसकी बीवी को रास्ते पर लाना उसके लिए मामूली बात थी। देवराज चांद के जाते ही भीम सिंह ने 10,000 की गड्डी को तुरंत जेब में सरकाया और गिलास उठाकर छोटे छोटे घूंट भरने लगा। इतना तो वो समझ ही गया था कि कुछ तगड़ी डकैती है। तभी तो वो 15,000 का चारा डाल गया। भीम सिंह का दिमाग तेजी से चल रहा था। अगला दृश्य। भीम सिंह से मिलने के पश्चात देवराज चांद एक स्लम एरिया में पहुंचा, जहां कच्चे पक्के छोटे छोटे मकान बने हुए थे। गली भी इतनी तंग थी कि कठिनाई से एक कार ही उसमें से गुजर पाती। ले देकर कॉलोनी में रोशनी की थोड़ी बहुत व्यवस्था कर रखी थी। देवराज चांद ने बस्ती के बाहर ही एक तरफ कार रोकी और बाहर निकलकर आसपास देखते हुए सिगरेट सुलगाई। इस समय रात का 1 बज रहा था। यूं तो उस घटिया कॉलोनी में सब सोए पड़े थे, परंतु कभी कभार किसी शराबी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दे जाती थी। देवराज चांद ने अपनी जगह छोड़ी और आगे बढ़कर बस्ती की ईंटों वाली गंदी बदबूदार गली में प्रवेश किया। रात का वक्त होने के कारण स्मेल कुछ ज्यादा ही उठ रही थी। गलियों के कई रास्ते पार करने के बाद वो एक ऐसे मकान के सामने जाकर रुका, जिसका बंद दरवाजा धूप और बरसात से सड़ गल गया था। दरवाजे के बाहर एक गंदे पानी का नाला बह रहा था। देवराज चांद ने आसपास निगाह मारी। हर तरफ सुनसानी व्याप्त थी। यहाँ पर रोशनी भी कम थी। रात को जलने वाला बल्ब वहां से कुछ दूर था। देवराज चांद ने सिगरेट उस छोटी सी नाली में फेंकी और धीमे से दरवाजा खटखटाया। जवाब में कुछ भी असर नहीं हुआ। देवराज चांद ने पुनः दरवाजा खटखटाया। इस बार भीतर मामूली सी हलचल हुई, फिर थम गई। देवराज चौहान सावधानी से खड़ा रहा। 2 पलों उपरांत भीतर की आहट उसे दरवाजे के करीब सुनाई दी। कौन? भीतर से सरसराता स्वर उसके कानों में पड़ा। दोस्त हूं, खोलो। नाम क्या है? नाम बताने का कोई फायदा नहीं, हम लोग पहले कभी नहीं मिले। भीतर की तरफ से चुप्पी छा गई। देवराज चौहान सतर्कता से खड़ा रहा। कितने हो? भीतर से पुनः आवाज आई। अकेला हूं। किससे मिलना है? रूपलाल से। कौन रूपलाल? दरवाजा तोड़कर बताऊं कि कौन रूपलाल, या खोलते हो? देवराज चांद ने कठोरता भरे स्वर में कहा। पुनः भीतर चुप्पी छा गई। दरवाजा खोल रहे हो या मैं ही कष्ट करूं? देवराज चांद ने पूर्वत लहजे में कहा। दो क्षण बीतने 2 क्षण बीतने पर भीतर से सिटकनी हटाने की आवाज आई। फिर आहिस्ता से दरवाजे का पल्ला खुला और अगले ही पल जैसे तूफानी रफ्तार के कयामत से भरे थे। दरवाजे के दोनों पल्ले तेजी से खुले। एक बांह तलवार की भांति भीतर आई और देवराज चांद की कमीज का कॉलर पकड़कर भीतर की तरफ तीव्र झटका दिया। सावधान होते हुए भी देवराज चांद खुद को संभाल न सका। लड़खड़ाता हुआ वो भीतर आ गया। भीतर 0 वाट का बल्ब जल रहा था। जिसने फुर्ती के साथ उसकी कमीज पकड़कर भीतर पहुंचाया था, वो आराम से दरवाजा बंद कर रहा था। अभी देवराज चांद अंधेरे में देखने का पूरी तरह अभ्यस्त भी नहीं हुआ था कि तभी एक भारी शरीर जोरों से उससे जा टकराया। देवराज चौहान के पांव उखड़ गए और वो नीचे जा गिरा।
तभी उसे एक साया अपने ऊपर गिरता महसूस हुआ। देवराज चौहान करवट लेता चला गया। उस पर गिरने वाला फर्श से आ टकराया। इससे पहले वो उठ पाता, देवराज चौहान ने उसके सिर के बाल पकड़े और सिर जोर से फर्श पर मारा। उसके होंठों से कराह निकली और फिर वो हिल ना सका। बेहोश हो चुका था वो। तभी दूसरे ने छलांग लगाई और उस पर आ गिरा। उसका इरादा देवराज चौहान के सिर के बाल पकड़कर सिर्फ फर्श पर मारने का था। उस छोटे से कमरे में सिर्फ ऐसी ही लड़ाई लड़ी जा सकती थी। उसी पल देवराज चौहान ने तीव्र झटके से करवट ली। अगले ही क्षण देवराज चौहान ऊपर था। अब तक उसकी आंखें अंधेरे में देखने की अभ्यस्त हो चुकी थी। देवराज चौहान ने अपने दाएं हाथ का घूंसा वेग से उसकी कनपटी पर दे मारा। उसके होंठों से हल्की सी कराह निकली और वो शिथिल हो गया। देवराज चौहान उठा। उसके चेहरे पर क्रूरता के भाव नाच रहे थे। दरवाजा खोलने वाला, उसे भीतर करके दरवाजा बंद करने वाला अभी तक दरवाजे के पास ही खड़ा था। उस मध्यम रोशनी में देवराज चौहान ने उसके हाथ में थमी रिवॉल्वर का एहसास पा लिया था। देवराज चौहान वहीं खड़ा उसे घूरता रहा। एक कदम भी आगे मत बढ़ना। खतरनाक गुर्राहट उसके कानों में पड़ी। मुझे मालूम है तुम्हारे हाथ में रिवॉल्वर है। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। मैं यहाँ लड़ने के लिए नहीं आया। अगर आया होता तो तुम्हारा भी इंतजाम हो गया होता। अच्छा? रिवॉल्वर वाले के स्वर में व्यंग के भाव उभरे। हाँ, कहो तो तुम्हारी तसल्ली कर दूं। तभी रिवॉल्वर वाले ने हाथ बढ़ाकर दीवार पर मौजूद स्विच ऑन कर दिया। वो कमरा तीव्र रोशनी से भर उठा। दोनों की आंखें पल भर के लिए चौंधियाई, फिर एक दूसरे को देखने लगे। देवराज चौहान ने फौरन पहचाना, वो रूपलाल ही था जिससे मिलने देवराज चौहान आया था। 45 वर्षीय जेल से फरार खतरनाक मुजरिम, जो इंसान कम और वहशी ज्यादा था। हाल ही में रूपलाल को उम्र कैद की सजा मिली और 15 दिन बाद ही, करीब 3.5 महीने पहले, दो जेल कर्मियों को मारकर जेल से भाग निकला था वो। पुलिस लाख कोशिशों के बाद भी रूपलाल को ढूंढ नहीं पाई थी। वही रूपलाल अब देवराज चौहान के सामने था। देवराज चौहान अच्छी तरह से जानता था कि रूपलाल कितना खतरनाक इंसान है। रूपलाल बेहद खतरनाक निगाहों से देवराज चौहान को देखे जा रहा था। देवराज चौहान ने शांत अंदाज में सिगरेट सुलगाकर कश लिया। मैं तुमसे ही मिलने आया था रूपलाल। मुझसे? हाँ। मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, ना ही हम कभी मिले हैं। रूपलाल सतर्क था। मैंने कब कहा कि हम पहले मिले हैं? देवराज चौहान ने मुस्कुराकर कहा। रूपलाल के दांत भिज गए। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूं, जबकि मेरे इन दो आदमियों के अलावा किसी को ये बात मालूम नहीं है? भूल है तुम्हारी कि कोई नहीं जानता? देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। मुझे अपने सोर्स के द्वारा 8 दिन पहले ही तुम्हारा ठिकाना मालूम हो गया था। सोर्स? रूपलाल की आंखें सिकुड़ी। कौन है जो मेरे बारे में जानता है कि मैं यहाँ हूं? चिंता मत करो। जो जानता है वो ये खबर लीक नहीं करेगा, क्योंकि उसकी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। निश्चिंत रहो। और भविष्य में इस बात का ध्यान रखना कि कभी ये बात मत सोचना कि कोई बात सिर्फ तुम ही जानते हो और कोई नहीं जानता। ऐसा सोचने वाले जल्दी मरते हैं। ये भी तो सोचो, आने वाला मेरे बदले तुम्हारी जान का दुश्मन भी हो सकता था। पुलिस भी हो सकती थी। अभी ये बात भी कहाँ साबित हुई है कि तुम मेरे दुश्मन नहीं हो? देवराज चौहान हौले से हंसा। ठीक कहते हो। अभी तो कई बातें हैं जो साबित नहीं हुई। रूपलाल के हाथ में थमी रिवॉल्वर रिवॉल्वर का रुख बराबर देवराज चौहान की तरफ था। अपने बारे में बोलो, कौन हो तुम? मैं देवराज चौहान हूं। कौन देवराज चौहान? रूपलाल, तुम अंडरवर्ल्ड की दुनिया से वास्ता रखते हो, और इस दुनिया में एक ही देवराज चौहान है। रूपलाल की आंखें सिकुड़ी, फिर फैल गई। तुम देवराज चौहान? हाँ। कई पलों तक रूपलाल टकटकी बांधे देवराज चौहान को देखता रहा। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। एक आध बार अखबार में तुम्हारी तस्वीर अवश्य देखी थी, वो भी मुद्दतों पहले। ठीक तरह से तो याद नहीं। शायद तुम देवराज चौहान ही हो, ऐसा लग रहा है मुझे। मैं देवराज चौहान ही हूँ रूपलाल। फिर भी मुझे विश्वास नहीं आ रहा कि इतना बड़ा डकैती मास्टर मेरे सामने खड़ा है। मैं ही क्या, कोई भी ये विश्वास नहीं कर सकता।
रूपलाल का स्वर असमंजस से भरा था। और ना ही मैं सोच सकता हूं कि इतनी बड़ी हस्ती खुद चलकर मेरे पास आ सकती है। तुम? देवराज चौहान हौले से हंसा। वहम है तुम्हारा। मैं कोई बड़ी हस्ती नहीं हूं। आम लोगों की तरह मामूली इंसान हूं मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम मामूली इंसानों की तरह हो या हस्ती हो। रूपलाल ने सिर हिलाकर कहा। जो भी दमखम रखता हो, हस्ती हो और ऊपर से समझदार हो, वो तुम्हारी तरह ही खुद को आम लोगों में शुमार करने की चेष्टा करेगा। तुम जैसे लोगों का यही बड़प्पन होता है कि। देवराज चौहान के होंठों से गहरी सांस निकली। मैं फालतू की बात नहीं करना चाहता। देवराज चौहान ने उसकी बात काट कर कहा। मैं बहस नहीं कर रहा, लेकिन जिस हकीकत से तुम वाकिफ नहीं हो उसके बारे में बहस करो भी मत। रूपलाल यूं ही सिर हिलाने लगा, फिर खोपड़ी की हरकत रोककर बोला। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम देवराज चौहान ही हो। मुद्दत पहले अखबार में देखी तुम्हारी तस्वीर मुझे अच्छी तरह याद आ गई है। कहते हुए रूपलाल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। रिवॉल्वर वापस रख लो। ओह। रूपलाल को जैसे रिवॉल्वर का ध्यान नहीं रहा था। उसने तुरंत रिवॉल्वर जेब में डाली। मेरे आदमी ने तुम्हारे साथ जो किया, मुझे आशा है कि तुमने बुरा नहीं माना होगा। जवाब में देवराज चौहान ने मुस्कुराकर कश लिया। बैठो। रूपलाल ने एक तरफ रखी दो दो तीन कुर्सियों की तरफ इशारा किया और खुद भी आगे बढ़कर कुर्सी पर जा बैठा। देवराज चौहान भी कुर्सी पर बैठा। क्या चलेगा, विस्की या फिर कुछ भी नहीं? रूपलाल ने देवराज चौहान के चेहरे पर निगाह मारी, फिर गंभीर स्वर में कह उठा। तुम जैसे भी मुझ तक पहुंचे हो, ये तुम ही जानते हो देवराज चौहान। लेकिन मैं इतना अवश्य मानता हूं कि मुझ तक पहुंचना आसान नहीं था। कोई तो खास बात होगी जो तुम मुझ तक आ गए। ठीक समझे तुम? तो वो बात बताओ। तभी नीचे बेहोश पड़े रूपलाल के एक आदमी के होंठों से कराह निकली। उसे होश आना शुरू हो गया था। नीचे वो था जिसका सिर देवराज चौहान ने फर्श पर मारा था। दोनों की निगाहें उस पर जा टिकी। धीरे धीरे वो बदमाश दोनों हाथों से सिर थामे उठ खड़ा हुआ। माथे पर घूमड़ सा उभर आया था। वहां से दर्द भरी टीसें उठ रही थी उसकी। देवराज चौहान को देखते ही उसकी आंखों में क्रोध की सुर्खी चमकी। इससे पहले वो कुछ करता या कहता, रूपलाल कह उठा। ये मेरा खास यार है। अंधेरे में मैं इसे पहचान नहीं सका था। बच गए तुम। नहीं तो इसने तुम दोनों की दो चार हड्डियां तोड़ देनी थी। दूसरे को उठाकर बाहर खुली हवा में ले जाओ। घंटा भर बाहर ही रहना। हमने खास बातें करनी है। बीच में डिस्टर्ब ना करना। जाओ यहां से। लेकिन बदमाश ने कुछ कहना चाहा। बाद में। जो भी कहना हो बाद में। अभी खिसको। सिर की पीड़ा से परेशान बदमाश ने दूसरे बेहोश को कंधे पर लादा और दरवाजा खोलकर बाहर निकला। रूपलाल उठा और दरवाजा भीतर से बंद करके वापस कुर्सी पर आ बैठा। कहो। रूपलाल ने गंभीर निगाहों से देवराज चौहान को देखा। कश लेकर देवराज चौहान स्थिर लहजे में कह उठा। रूपलाल, तुम्हारी आधी से ज्यादा उम्र बीत गई है, लेकिन अपनी जिंदगी को किसी किनारे पर नहीं लगा सके। ज्वेलर्स का शोरूम लूटते समय तुम असफल हो गए और 3 को तुमने वहां शूट कर दिया। ये बदकिस्मती ही रही तुम्हारी कि बाहर निकलते ही गश्ती पुलिस ने तुम्हारी बाह पर गोली चलाकर तुम्हें किसी तरह पकड़ लिया। अदालत ने तुम्हें खतरनाक मुजरिम मानते हुए उम्र कैद की कठोर सजा सुनाई। जेल से तुम 2 जेल कर्मियों की हत्या करके भाग निकले और यहाँ छिपकर बंद हो गए। परंतु पुलिस को अभी भी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार है। रूपलाल की निगाह देवराज चौहान पर थी। उससे पहले भी तुमने अपनी जिंदगी में कई चोरियां, डकैतियां, बलात्कार, कई पुलिस वालों की हत्याएं और भी जाने क्या क्या किया है। लेकिन हाथ क्या लगा? कमाया क्या? कुछ भी नहीं। अगर आज तुम्हारे पास दौलत होती तो पिछले 3 साढ़े 3 महीने से यूं चूहे की तरह छिपे ना होते, बल्कि दौलत के दम पर यहां से कहीं दूर खिसक गए होते। बोलो, मैं सही कह रहा हूं या गलत? ठीक कह रहे हो। रूपलाल बेहद गंभीर था। और अब तुम्हारी जान की तो कोई गारंटी बची नहीं, क्योंकि पुलिस तुम्हारे पीछे है और पुलिस ने अगर तुम्हें पकड़ा तो वो तुम्हें अदालत तक ले जाने का कष्ट नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हें गोलियों से उड़ाकर कागजों में दिखा देंगे कि पुलिस से मुठभेड़ में मारा गया। रूपलाल ने हौले से सिर हिलाया।
यानी कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो चुकी है। तुम सड़क पर शान से चल नहीं सकते, और छिप कर भी बिना दौलत के तुम कब तक रह सकते हो? रूपलाल ने हौले से सिर हिलाया। फिर उसने बेचैनी से पहलू बदला। तुम्हें सिर्फ दौलत बचा सकती है रूपलाल, जिसके सहारे यहां से कहीं दूर जाकर अपनी असलियत छिपाकर शराफत से जिंदगी बसर कर सको। और दौलत तुम्हारे पास है नहीं। रूपलाल देवराज चौहान को देखे जा रहा था। देवराज चौहान की निगाह भी रूपलाल पर ही थी। तुमने, रूपलाल ने भारी स्वर में खामोशी तोड़ी, जो भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं बंधा बैठा हूं, चाह कर भी कुछ कर नहीं सकता। देवराज चांद ने कश लिया, फिर सिर हिलाकर कह उठा, मैं तुम्हारे बंधन खोल सकता हूं, तुम्हें काम दे सकता हूं। यूं समझो कि तुम्हें काम देने ही आया हूं। लेकिन उसके लिए तुम सोच लो कि काम करना चाहते हो तो वैसे इस काम में हाथ डालकर तुम अपने आगे का वक्त संवार सकते हो। आज तक तुमने जो गलती की है उसे सुधार सकते हो, अपने डूबते भविष्य को सुरक्षित कर सकते हो। दौलत आज तक तुम्हारे नसीब में नहीं आई, लेकिन मैं तुम्हारी किस्मत को दौलत से भर सकता हूं। अगर तुम्हारी ख्वाहिश दौलत पाने की हो तो। रूपलाल ने बेचैनी से पहलू बदला। दौलत पाकर अपनी आगे की लाइफ को कौन सुरक्षित नहीं करना चाहेगा? लेकिन देवराज चंद्र से देखता रहा। बोलो, कोई भी बात बीच में नहीं रहनी चाहिए। तुम इस काम के लिए मेरे पास ही क्यों आए हो? और भी पचासों हैं जो, हाँ, पचासों क्या, सैकड़ों हैं। लेकिन जो काम मैं कराना चाहता हूं उसे तुम अच्छी तरह कर सकते हो। मुझे यकीन है कि तुम उस काम को करोगे तो यकीनन हमें कामयाबी मिलेगी। कम से कम तुम्हारी गलती या लापरवाही के कारण हमारा काम अधूरा नहीं रहेगा। मैं तुम्हारे बारे में अच्छी तरह जान चुका हूं कि तुम में हौसला बहुत है, और काम करते समय तुम पूरी मेहनत और हिम्मत से लगे रहते हो। और इस समय मैंने जो करना है उस काम में तुम पूरी तरह फिट बैठते हो। इच्छा हो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। रूपलाल ने गहरी सांस लेकर सिर हिलाया। तुम ठीक कहते हो। अगर मेरे पास दौलत होती तो मैं कब का यहां से कहीं दूर जाकर सुरक्षित हो चुका होता। परंतु पैसा न होने के कारण मैं यहीं छिपे रहने को मजबूर हूं। देवराज चौहान मुस्कुराया। रूपलाल ने सोच भरी मुद्रा में पहलू बदला, फिर एक तरफ रखी बीड़ी सुलगाई। काम क्या करना है? बैंक डकैती। रूपलाल ने गहरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। बैंक डकैती? हाँ। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। अगर ऐतराज हो तो बता दो। मैं ऐतराज उठाने की स्थिति में कहाँ हूं? रूपलाल ने सिर को झटका दिया। मेरी जिंदगी तो पहले ही लगभग खत्म सी है। अगर कामयाब रहे, दौलत हाथ लग गई, तो शायद आगे जाकर सब कुछ ठीक हो जाए। वास्तव में तुम ठीक कहते हो। मैंने आज तक जो हत्याएं की, खून खराबा या फिर जो भी किया, बेकार ही किया। पुलिस में वांटेड हो गया, खतरनाक मुजरिम घोषित हो गया, परंतु दौलत जरा भी इकट्ठी नहीं कर सका। स्पष्ट है कि तुम्हारा काम करने का ढंग गलत ही रहा। देवराज चौहान बोला। तुम ठीक कहते हो। रूपलाल ने सिर हिलाया। बहरहाल, बैंक डकैती के बारे में बताओ। खुलासा हाल कि कौन से बैंक में डकैती करनी है, कब करनी है, डकैती के समय की वहां की स्थिति क्या होगी, कैसे की जाएगी डकैती, सब बातें मुझे बताओ। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। रूपलाल, देवराज चौहान का स्थिर स्वर शांत और स्थिर था, मेरे साथ काम करने की पहली और आखिरी शर्त सिर्फ ये है कि तुम पूछोगे कुछ नहीं। जब जब जिस बात की जरूरत होगी मैं बताता जाऊंगा। मेरा ये उसूल है कि सामने वाले को उतना ही बताओ जितना कि उसे सुनने की जरूरत है। इससे मामला संभला रहता है और वक्त से पहले बाहर नहीं जाता। रूपलाल ने हौले से सिर हिलाया। कोई एतराज? नहीं, कोई एतराज नहीं। रूपलाल के होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। देवराज चौहान सामने हो तो मैं आंखों को बंद करके अंधे कुएं में भी कूद सकता हूँ। कोई और होता तो मैं पूरी बात सुने बिना हाँ या ना नहीं करता। जिस तरह 3 महीने से तुम यहाँ छिपे बैठे हो, कोई हलचल नहीं करोगे, इसी तरह रहोगे। मैं नहीं चाहता कि डकैती समीप आए तो तुम पुलिस जैसी मुसीबत के फेर में फंसो।
मैं इसी तरह कमरे में बंद रहूंगा, रूपलाल ने जवाब दिया। 1 महीने के भीतर डकैती को अंजाम दिया जाएगा। रुपए पैसे की कोई दिक्कत है तुम्हें? हाँ, रूपलाल ने हिचकिचाते हुए हामी भरी। देवराज चांद ने जेब से 100 की गड्डी निकाली और रूपलाल की तरफ उछाल दी। रूपलाल ने गड्डी को थामा। अभी इसी से काम चलाओ। चल जाएगा। जब भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें बुलाने आऊंगा, या फिर मेरा साथी जगमोहन। अगर तुम्हारा साथी आया है तो मैं उसे पहचानूंगा कैसे? चिंता मत करो, वो सामने वाले को अच्छी तरह समझाना जानता है कि वो देवराज चौहान का साथी है। रूपलाल देवराज चौहान को देखता रहा। कुछ और? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं। तो मैं चलता हूं। रूपलाल कुछ नहीं बोला। अपने किसी भी आदमी से डकैती का जिक्र मत कर बैठना, बात को बाहर जाते देर नहीं लगती। मैं सब समझता हूँ, पुराना खिलाड़ी हूँ, रूपलाल ने शांत स्वर में कहा। बात मेरे से आगे नहीं जाएगी। देवराज चौहान ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। चलिए दोस्तों, आज कहानी को यहीं रोकते हैं। कैसी लग रही है कहानी आपको? मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। इसमें वही सब कुछ, इसमें ये परफेक्ट देवराज चौहान कहानी है अब तक। वही एलिमेंट देवराज चौहान का तैयारी करना, अपने काम के लिए आदमी को ढूंढना, ढंग से पहचान कर, प्रॉपर उसके दिमाग में नक्शा है एक कि किसको कब कब क्या क्या करना है, और उसमें उस रोल में कौन कौन आदमी कैसे कैसे फिट होगा। ये अनिल मोहन जी की कलम का कमाल है। वाकई बहुत अच्छा लिखते हैं कहानी को, बिल्कुल एकदम उसमें इंटरेस्ट बढ़ाते रहते हैं। तो जैसा मैंने कहा दोस्तों, हम क्या करेंगे कि क्योंकि केकड़ा ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, वो भी सुनते जाइए आप लोग। और आतंक का पहाड़ बिना इस कहानी के मुझे लगता है मजा नहीं आएगा, क्योंकि हमने देखा है देवराज चौहान की अक्सर कहानियां जो हैं, जो सोलो वाली हैं, वो तो उन वो पार्ट्स में है, क्योंकि लंबी होती है कहानी, ठीक ठाक कहानी होती है तो दो दो पार्ट्स में है। तो बेटर होगा कि हम पहले एक सुन लें, उसके बाद दूसरा सुने, इसलिए ये शुरू की गई है। आप में से बहुत से लोगों ने, बहुत से दोस्तों ने कमेंट किए हैं, रोज कर रहे हैं, और अपने भाई का मान रख रहे हैं। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर। ऐसा लगता है कि जैसे साथ बैठे बात ही कर रहे हैं। एक बारी, अच्छा दोस्तों, एक और बात है। अभी भी हमारे जो लिसनर्स हैं ना, जितने भी लोग आते हैं चैनल पर, उसमें से 50% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। आज मैं ये बात अभी 30 जुलाई को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं अभी आपको सिस्टम के साथ, कहो तो स्नैपशॉट लगा देता हूँ सिस्टम की डेट के साथ। यानी ये तो कहने वाली बातें हैं, देखो सिस्टम की डेट कौन सा चेंज नहीं की जा सकती, अगर मान लो किसी ने ऐसी झूठी डेट डालनी हो तो कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि मैं आज भी देख रहा हूं तो 50% दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो काम करने वाला बंदा है उसका हौसला बढ़ता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग अपने भाई की बात का मान रखेंगे, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे, और जिन दोस्तों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है वो अपने दोस्तों से और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएं। कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तो होना चाहिए, यानी लगनी चाहिए भाई की थोड़ी इज्जत हो कि यार कुछ लोग सुनते हैं कहानी को। हालांकि हमने अभी अभी शुरू किया है, ठीक है, 2 ही महीने हुए हैं, 2 महीने हो गए ना। 28 मई को शुरू किया था, मुझे याद है अच्छी तरह से। आ, अच्छा, शबीर भाई ने कहा था कि मैं कहानियां लिखता हूँ। देखो होता क्या है ना कि मैं कंटेंट राइटिंग करता हूँ। कंटेंट राइटिंग का मतलब ये होता है कि ये जो वेबसाइट्स पे आप लोगों को चीज़ें लिखी मिलती हैं ना, खास तौर पे जो वेबसाइट्स ज़्यादा चलती नहीं है आजकल, ये धंधा वैसे भी ना बहुत कमज़ोर पड़ गया है। उसका रीज़न ये है, ये जो चैट जीपीटी वगैरह आ गए हैं इन लोगों ने, तो जब तक कोई प्रॉपर हालांकि उससे हमारे काम में भी आसानी हो गई है कि आपको 2-4 कीवर्ड्स इधर उधर से डालने हैं और कंटेंट बन के तैयार हो जाता है।
लेकिन बात वही है कि उसके अंदर इंसानी टच फिर भी डालना जरूरी हो जाता है, तो वहां हमारी जरूरत पड़ती है। हालांकि वो काम अब कमजोर पड़ता जा रहा है। एआई ने सच में लंका लगा देनी है, मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में। जिस हिसाब से एआई टेक ओवर करती जा रही है सब कुछ, मैं कई चैनल्स में देखता हूँ जहां पर वो जो एआई की किताब पढ़ रहा है, तो अगर मान लो कहीं लिखा हुआ है कहानी में ओम, तो चूंकि वो एआई ने अंग्रेजी से पढ़ रही होगी तो वहां पर वो लिखेगा AUM, बीच में बोल देता है यहाँ। या फिर जैसे मान लो राइटर ने कहानी में लिखा हुआ है ओके, तो वो एआई पढ़ेगा O.K. क्योंकि वो एआई है, इंसान नहीं है। खैर, तो यही इतनी सी अपनी जिंदगी है। और कोई सवाल हो किसी का तो आप पूछ सकते हैं। और जिस दिन हमारे 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, उस दिन हम एक सेलिब्रेशन रखेंगे, एक लाइव रखेंगे आप सब दोस्तों के साथ। अगर आप लोगों को पसंद हो तो फिर हम फेस टू फेस बात कर सकते हैं सारे सब्सक्राइबर्स के साथ, ठीक है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा सब्सक्राइबर काउंट इतना तो हो कि इज्जत बची रहे, ठीक है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कम सब्सक्राइबर्स जो हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। मेरे कहने का मतलब कि लगना चाहिए कि यार हाँ, भाई लोगों का भी कोई गैंग है, कोई ग्रुप है। तो चलिए ठीक है, इतनी बातें बहुत है आज के लिए। मिलते हैं अगले भाग में, दौलत खतरे में। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। कहानी वार्ता को, कहानी वार्ता ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब करें, सुनते रहें अपने दोस्त विक्रम के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।